इस्माइल साहब ने ये कहा था कि जब डील होगी, पैसा आएगा, नए टैक्सेस लगेंगे, उसके बाद डॉलर की कीमत में जो है वो रुपए की कदर में इजाफा होगा, डॉलर की कीमत में कमी आएगी। लेकिन वो हमने कहीं होता हुआ देखा नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि एक पर्सन होता है जो डिफाइन करता है, बाकी किसी से पूछा नहीं जाता। तो वो एक पर्सन कौन है? वो एक पर्सन खुद मिफ्ता इस्माइल और उसके दोस्त और हमारी बड़े बड़े जो हमारे जो लीडर हैं उनके दोस्त, वो 1% वो होते हैं। वो मुझे भी पता नहीं है ना, मैं तो खुद आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं जिससे पूछता हूँ अपने को, आज भी मैंने आज अजलास था, मैंने नहीं चल रही उनसे मैशत नहीं चल रही। अच्छा नहीं, ना सिर्फ देखे ना, ये बात को मैं नहीं तो नहीं कर रहा। जब 12 मई को मिफ्ता इस्माइल को आए हुए 20 दिन हुए थे, तो मैंने कहा था, तकरीर की थी, 25 मिनट की मेरी कौमी असम्बली में तकरीर है कि इस शख्स को किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो उन्होंने काम किया है ना, मैं उनको जानता हूँ। इनके चचा जो थे ना सगे, वो हबीब अहमद साहब, वो मेरे साथ मैनेजिंग कमेटी में मेंबर थे जब मैं प्रेसिडेंट था 1987 में कराची चैम्बर का। तो बहरहाल वो इस फैमिली, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि तजर्बा चाहिए ना। ये एक इमोच्योर शख्स को हमने दे दिया, उसी को, क्योंकि वो चाहता था हमारे कुछ लोगों का, तो दे दिया। तो आज सब कह रहे हैं, उस वक्त तो अकेला मैं कह रहा था ना। ये बात रिकॉर्ड पे है, कोई फर्क है तो बता दूं कि मैंने असेंबली में कहा है, पूरी तकरीर की है कि शख्स से नहीं चल। सब कह रहे हैं तो फिर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब ये तो हमारी पार्टी की मर्जी है कि क्या करेंगे, लेकिन मकसद तो हमारा ये है कि आम लोगों के लिए इतना देखो ना। उसमें हुआ क्या कि जो अभी हम जाते हैं ना अपने हलकों में, बंदा हमारे पास आ जाता है, बिजली के बिल, वो बेचारे जिसकी आमदन नहीं है, जिसका 1500 आता था 6000 आ गया। तो मेरा अब सर चले मैं अगर आपसे पूछूं तो अब क्या प्लान है, कैसे रिलीफ दिया जा सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो? बड़ा देखें ना, बड़ा अच्छा सवाल। पहला तो है कि डायरेक्ट टैक्स लगाओ अमीर आदमी। ये जो टैक्स लगाया ना, जो हमने ये टैक्स लगाया, जो लगाया ना, ये वेल्थ पे जो टैक्स लगा, जिन्होंने कैपिटल, जो अमीर आदमी था, ये बहुत बड़ा टैक्स। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी, और मैंने उनको मुबारकबाद दी कि पहली बार आपने डायरेक्ट टैक्स लगाया। बाकी टैक्स तो कोई बिजली पे लगा दो, कोई गैस पे लगा दो, कोई किसी खाने पीने की चीज़ों पे लगा दो, सेल टैक्स लगा दो। इनडायरेक्ट टैक्स है जो हर एक के पेट्रोल पे लगा दो, पेट्रोल पे लगा। जब ये टैक्स लगेगा ना, आमदन पे टैक्स लगेगा। सारी दुनिया में आमदन पे टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। वो लोग ना, हमारे यहाँ अमीर आदमी को तो रिबेट्स दे दी जाते, 5-5 अरब रुपए का उनको टर्फ दे दिया गया, फ्री ले लो आप, 5-5 अरब कर्जा ले लो। तो जब ये मैं होता फ़र्ज़ की वजह तो बहुत सा टैक्स लग सकता है। मैं क्योंकि देखिए, या तो मैं कोई ऐसा हूँ कि बाहर से आया हूँ, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वोट लेके मैं प्रेसिडेंट वहाँ बना। फिर मेरा बेटा जब यहाँ आया लाहौर में, मरहूम, पिछले साल उसका इंतकाल हो गया, तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सब दोस्तों ने उसको वोट दे के उसको प्रेसिडेंट बना। मतलब ये कि हम लोग उन लोगों को जानते हैं जो कारोबारी लोग हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, मेरी अभी भी उनसे। तो बात ये है कि उनसे जब तक हम लेंगे, अच्छा सिर्फ वो नहीं है, ये बाहर का एक तो डायरेक्ट टैक्स की बात की। बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा बात ये है कि पूरी दुनिया में आजकल रिवाज है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसमें कर्जा नहीं होता, वो फ्री आता है, पैसा नहीं लगता, महंगा नहीं होता। वो उस पूरी दुनिया उसको अट्रैक्ट करती है। उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है कि कैसे आए। आज देखिए कोविड जो है, हमारी पीटीआई की हुकूमत कहती रही जी कोविड को हमने बेहतर किया। क्या बेहतर किया कि कोविड के दिनों में ये जो चीज़ें हैं ना, मैं किसी की मुखालफत की बात नहीं कर रहा, मैं फैक्चुअल पोजीशनें बता रहा हूँ। आज भी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, और उस वक्त भी नहीं आ रही थी। पिछले साल इंडिया में 44 बिलियन डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। उनके यहाँ लोग लाइन लगा के पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज है ना वहाँ पे लगाना चाहते हैं। और अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट तो सिर्फ रुकावट ही रुकावट डालता है, हर चीज़ को रोकता है, वो उसमें किसी ने तवज्जो नहीं की और करनी भी नहीं है, ध्यान नहीं है ना हम लोगों का। तो जब तक फाइनेंस मिनिस्टर अपना 90% टाइम ये देगा कि मैंने IMF से कर्जा लेना किस तरह है, उसकी शर्तें क्या हैं, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना लो भाई। लेकिन मुल्क को भी तो, लोगों को तो आपने पूछा। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर का पैसा आएगा, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो महंगाई तब कम होगी। ठीक ये। और तीसरी, मैंने पहले ही कहा कि और रेवेन्यू लेना पड़ेगा अमीर आदमियों से, पहले ही मैंने आपसे जिक्र किया। डायरेक्ट टैक्स आपने कहा कि ऑन इनकम और ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ कैपेसिटी है। मैं जानता हूँ कारोबारी लोगों को है, सब मिलजुल के ना, हम खुद और FBR दोनों मिल के
कुछ पैसा वो बनाते हैं, कुछ हम अपना छुड़वा लेते हैं और हुकूमत को कुछ मिलता नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना। और ये बात कोई नई नहीं है, हर एक हुकूमत आके कहती है। इमरान खान साहब मेरी फिगर देते थे, मैं ये कहता था कि 4000 अरब रुपए मतलब टैक्स जो है वो नहीं वसूल हो रहा, इमरान खान कहते थे। अब लेकिन उन्होंने किया क्या या हमने क्या? मैं कहता हूँ ये एक हुकूमत का मसला नहीं है। जब मैं 32 साल सारी हुकूमतों का मसला है। अब नेट शल ये बात है कि 1990 में इंडिया की इकानमी हमसे 4 गुना थी और मनमोहन सिंह मेरे दोस्त थे उस वक्त, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना महबूब अल हक साहब यहाँ, वो आपस में क्लास फेलो थे। मनमोहन सिंह मेरे सामने, मुझे पता है, मुझे कहते थे, वो फ़ोन करके पूछते थे कि डॉक्टर साहब से कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं, कुछ हमें भी बता दो। तो वो हमसे 4 गुना थे, हालांकि उनकी आबादी 6 गुना थी। आज वही इंडिया जो हमसे सीख रहा था या हमसे पूछ रहा था, आज वो 12 गुना। आज हमारी कौमी आमदनी जो है ना 360-70 अरब डॉलर है। 360-70 हमारी है, उनकी 4000 अरब से बढ़ गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका हुआ है, ठीक है, और सिर्फ ऐलान करना बाकी रह चुका है। इस स्टेटमेंट से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो डिफॉल्ट ना भी हुआ तो एक ओवरऑल गलत इम्पैक्ट पड़ता है। गलत इम्पैक्ट तो फैक्ट्स जो इकनॉमी में ना, फैक्ट को आप छुटला नहीं सकते। आप ना भी मैं ना भी बोलूँगा तो जो हकीकत है तो सबको पता है। आप एग्री कर रहे हैं शेख रशीद साहब से? नहीं, मैं ये एग्री कर रहा हूँ कि इस वक्त दिगर गूँ हालात हैं, हमारा मरीज़ वेंटिलेटर पे है, बहुत अरसे से है। हम समझ देखिए, जिस मुल्क का 90% कौमी आमदनी का कर्जा हो जाए और बढ़ रहा हो, मुसलसल बढ़ रहा हो, देखिए हम पे नहीं कर पा रहे। हम आइंदा भी कोई ये नहीं होगा IMF हमें देगा, कितना अरसा दे देगा। हम खुद अपने आप को संभालें, हम अपने आप को ठीक करें। जब तक हम, और इस वक्त एक डॉक्टर का काम नहीं है ये मुईशत, अभी सब हम डॉक्टरों का बोर्ड बिठाएं, सब मिलजुल के। और इसमें इमरान खान साहब को मैं कह रहा हूँ, देखिए इमरान खान साहब ने आज अच्छा स्टेटमेंट दिया है, मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने ये कहा ना कि मैं बैठने को तैयार हूँ, पहली बार उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो उसमें पर इलेक्शन की बात तो करें। हाँ, वो चलो हम करेंगे, क्यों ना करें, इलेक्शन के बगैर थोड़ी। हमने इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, इलेक्शन के लिए उसका पीरियड हो सकता है। देखिए ना, हमारे लेजिटिमेट, हमारे पास अगस्त तक का इलेक्शन हो। नहीं, वो तो नेगोशिएट बैठ के बात करें ना, कम से कम। वो तो बैठना ही नहीं चाह रहे थे ना। आज अच्छा किया, मैं हर अपने प्रोग्राम में कहता था कि आए बैठे बात करें। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी चाहते हैं वैसे कि इलेक्शन हो, इसलिए आप कह रहे हैं आप तैयार हैं? इलेक्शन तो सब चाहते हैं, अब उसका पीरियड ही है ना कि क्या, हमने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं कराते। तो ऑन टाइम इलेक्शन की बात करते हैं ना मुस्लिम लीग नून। हम देखें ना, उसका टाइम का मिल के जब बैठेंगे तो तय हो सकता है। इतना क्या, वो भी सियासी पार्टी है, सियासत में यही चीज़ें तो नेगोशिएट होनी है। फिर क्या है, अगर बैठे बगैर पहले तो नहीं तय हो सकता ना। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के बाद हो सकता है आर्मी चीफ बने, यानी कोई एक्सटेंशन की बात उन्होंने एग्री कर ली, क्योंकि पहले वो सिर्फ ये कहता है फौरन इलेक्शन। और मैंने ये बार बार कहा है अपने प्रोग्रामों में कि फौरी इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है नाराज में। जब देखिए ना, आपका मरीज, फर्ज कीजिए खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई मरीज और वो वेंटिलेटर पे हो, तो जो झगड़ा भी होगा ना घर का, वो एक बार ख़त्म हो जाएगा। वो कहेंगे सारी चीज़ें, पूरी अटेंशन डाइवर्ट करो उसके इलाज कराने पर, ठीक है ना। उस वक्त इलेक्शन तो ये सैलाब आया हुआ है, हम सारे 3 करोड़ लोग जो है बेघर हो चुका है। मैं खुद जाके उनके पास देखा, मैंने मारिया वहाँ पे जो है, वहाँ पे गया कराची से, जब सक्खर तक ही ना रास्ते में सारा बंद था। कुछ हमें वहाँ लोगों को जाना चाहते थे राजनपुर में, तो नवाब शाह के थ्रू गया। पूरी रात हमारी ट्रैफिक बंद थी, नहीं चली, थोड़ी थोड़ी रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। पूरी रात में रोड पे रहा, सड़क के दोनों तरफ हज़ारों लोग बेचारे अपने सिर्फ चारपाई लेके और डंगर लेके पड़े हैं, ना उनके घर रहे हैं, ना खाने पीने का है। तो इन हालात में हमें इलेक्शन की पड़ी है। मैं तो हैरान परेशान हूँ कि हम लीडरशिप है क्या कोई। सर, आप बात कर रहे हैं इन हालात में इलेक्शंस की पड़ी है। इन हालात में जब मौशी बदहाली है, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि आप ही काबीना में 8 नए मुआवनीन खसूसी का इजाफा हुआ है, तो ये खर्चात कहाँ से आएंगे? मतलब अगर इकोनॉमी के एक्सपर्ट ये कहते हैं खर्चा कम करना है तो ज्यादा हो रहा है और हालात भी खराब है। मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ, सबसे मुश्किल हमारा यही है कि खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है। हम और खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं, आमदनी तो बढ़ा नहीं रहे। चलो खर्चे करो, करना है जरूर, हर मुल्क करता है, लेकिन पहले आमदनी बढ़ाओ ना। कहाँ से खर्चा करना है, कहाँ से? कर्जा लेके खर्चा कर दिया रहेंगे तो आप पूछ रही है ना कि क्या वाकई हमारी हालत बड़ी ख़राब है। और हमें तवज्जो, फिर ये किसी ने नोटिस नहीं किया, कहा नहीं कि 8 नए मुआवनीन खसूसी में इजाफा किया गया? इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैबिनेट बन चुकी है ये, जितनी हुकूमतें आई हैं सब में। इसमें कोई शक नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं। आज 8-9 मैंने भी देखा है, टेलीविजन पे ही देखा है कि 8-9 और बन गए हैं
मामले खसूसी, मुझे नहीं पता वो कोई तनख्वाह ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, या क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशन हैं, या उनके पर्क्स क्या हैं, लेकिन बहरहाल ये मैंने देखा है आज के 8-9 और बन गए। बिल्कुल ठीक हमें है। तो तवज्जो करनी चाहिए कि हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़े, रेवेन्यू किस तरह से बनेगा, और अमीर से डायरेक्ट टैक्स किस तरह से लेना, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो किस तरह से आएगी। ये 2-4 पॉइंट्स थे एहसन अहमद साहब ने शेयर किए हैं।